सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज को देखने जा रहे हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हमारे बच गए थे, लाइक रूट पैरासाइटिज्म क्या होता है सैंटिलम एल्बम में, और बैम्बूज के बारे में भी हमें कुछ चीज़ें समझनी थी। फॉर एग्जाम्पल कि आखिर जो बैम्बूज की डेथ होती है आफ्टर फ्लावरिंग वो कैसे होती है, एज वेल एज फ्लावरिंग किस टाइप की और कितने प्रकार की होती है। तो वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज योर सैंटिलम एल्बम। इसमें हमें देखना है कि रूट पैरासाइटिज्म इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक इमेज देख लेते हैं। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि कैसे सैंटिलम एल्बम की जो रूट है, यहाँ पर ये सैंटिलम एल्बम की रूट जा रही है, वो कुहनिया ट्री, एक सेकेंड ट्री की रूट्स को पेनिट्रेट करते हुए जा रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पेनिट्रेशन हो रहा है, और इस पेनिट्रेशन को क्या कहा जाता है? हॉस्टोरियम। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, जो सैंटिलम एल्बम है यानी कि सैंडलवुड का ट्री है, वो एक हॉस्टोरियम का फॉर्मेशन करता है। इसे ही रूट पैरासाइटिज्म इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जो सैंटिलम एल्बम है, सैंडलवुड है, वो एक पैरासाइट के रूप में सामने आएगा। पैरासाइट क्या होते हैं? अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना। तो बिल्कुल यही चीज होती है सैंटिलम एल्बम में। वो होस्ट प्लांट रिलेशनशिप को स्थापित करता है। पैरासाइट कौन हो जाएगा? सैंटिलम एल्बम। और जो होस्ट प्लांट होगा, होस्ट प्लांट कोई भी प्लांट हो सकता है, तो सैंटिलम एल्बम होस्ट प्लांट के रूट्स पर डिपेंडेंट होगा फॉर न्यूट्रिएंट इनटेक्स, फॉर वाटर इनटेक्स। तो यही चीज होती है रूट पैरासाइटिज्म इफेक्ट। तो देखिए, जो हॉस्टोरिया अभी हमने देखा था, ये जो हॉस्टोरिया होता है, जो सैंटिलम एल्बम फॉर्म करता है, इसे दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज योर पेनिट्रेशन पेग, जो कि सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है, एंड सेकंड इज योर हाइलिन बॉडी, जो कि पेरिफेरल पार्ट को कहा जाता है। पेरिफेरल यानी कि साइड्स में चीजें होगी, सेंट्रल में पेनिट्रेशन पेग होगा। तो जैसा नाम बता रहा है पेनिट्रेशन पेग, यही पेनिट्रेशन पेग जो होस्ट प्लांट का रूट होता है उसे पेनिट्रेट करता है। ठीक है, होस्ट प्लांट के रूट को पेनिट्रेट करेगा, उस होस्ट प्लांट के रूट के जाइलम टिश्यू तक पहुंचेगा और एक होस्ट पैरासाइट इंटरफेस का निर्माण करेगा। जैसे ही जाइलम टिश्यू तक पहुंच जाएगा तो उस जाइलम टिश्यू से जो सैंटिलम एल्बम का रूट होगा वो वाटर एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स इनटेक करना शुरू कर देगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है एक होस्ट पैरासाइट इंटरफेस। एंड ये जो होस्ट पैरासाइट इंटरफेस होता है वो पूरी तरीके से पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बना रहता है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू। तो जब एग्जामिनेशन में लिखने आएगा तो आपको ये कुछ कीवर्ड्स लिखने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक पेनिट्रेशन पेग, देन हाइलीन बॉडी, देन हॉस्टोरियम, देन सिमिलरली पैरेनकाइमेटस टिश्यू एज वेल एज होस्ट पैरासाइट इंटरफेस। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपको चीजें ठीक से पता है। साथ ही साथ कई बार डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं, या फिर नहीं भी पूछे जाते तो एक्सपेक्ट होता है कि आप फॉरेस्ट्री में डायग्राम्स बनाकर आएंगे। तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको ये चीजें पता है। देन नेक्स्ट हम जो समझने वाले हैं वो है बैम्बूस। देखिए, बैम्बूस के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा ही था, सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज के अंतर्गत जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैम्बूस देखे थे। लगभग 4 स्पीशीज को देखा था। आज कुछ और स्पीशीज को देखेंगे। देखिए, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइजोम क्या होता है? सो इट इज अ वुडी स्टेम अराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड। यानी कि बैम्बू की एक वुडी स्टेम ही है जो कि अंडरग्राउंड से जब बाहर आती है उसे हम बोलते हैं राइजोम। कल्म क्या होता है? दीज आर द स्टेम्स ऑफ बैम्बूस। एंड क्लम्प क्या होता है? क्लम्प इज योर ग्रुप ऑफ कल्म्स या ग्रुप ऑफ स्टेम्स ऑफ द बैम्बूस। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि आगे काम आएगी जब हम लोग डिस्कशन करेंगे बैम्बूस के रिगार्डिंग। तो यूटिलिटीज क्या है? देखिए, यूटिलिटीज तो आप लोगों के लिए भी काफी आसान होगी, क्योंकि आपने ज्योग्राफी या फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें पढ़ाई होगा, और ये काफी जनरल सा टॉपिक है तो इसमें इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान इसमें दिया जाना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पहले ही 4 बैम्बू स्पीशीज के अंतर्गत देख लिए थे। आज कुछ नए बैम्बू स्पीशीज को देखेंगे। देखिए, यूटिलिटीज में अगर आप पहले यूटिलिटी के अंतर्गत जाएंगे तो वो है फूड। बैम्बू स्पीशीज या बैम्बू शूट्स को अक्सर फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं डेंड्रोकैलिमस हैमिल्टोनी का। हम लोगों ने पिछली क्लास में डेंड्रोकैलिमस स्ट्रिक्टस देखा था, ये नया स्पीशीज है डेंड्रोकैलिमस हैमिल्टोनी। फॉडर में बैम्बूसा बाल्कोआ, ठीक है। मेडिसिन के अंतर्गत बैम्बूसा न्यूटेंस। फायरवुड में जिगैंटोक्लोआ रोस्ट्राटा।
जिगैंटोक्लोआ रोस्ट्राटा, भले ही बहुत बड़ा सा नाम है लेकिन फिर भी याद रख लिया जाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कई बार कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम कर देते हैं जहां पर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि 10 स्पीशीज के नाम लिख लिए जाए। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको कुछ डिफिकल्ट स्पीशीज के भी नाम याद रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पर जैसे जाइगेंटोक्लोआ रोस्ट्राटा है, तो जब आप बार बार इसे याद करेंगे तो आपको चीजें ठीक तरीके से याद हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर फ्लावरिंग ऑफ बैम्बूज। देखिए जो फ्लावरिंग ऑफ बैम्बूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 के एग्जामिनेशन में फॉरेस्ट्री के पेपर के अंतर्गत यूपीएससी ने पूछा था फ्लावरिंग ऑफ बैम्बूज। तो देखिए 4 डिफरेंट टाइप्स की फ्लावरिंग होती है। फर्स्ट इज योर एनुअल फ्लावरिंग, और इसका एग्जाम्पल है बैम्बूसा एट्रा, यानी कि जो हर वर्ष फ्लावरिंग होती है, हर वर्ष यानी कि ईयरली फ्लावरिंग दिखती है कुछ बैम्बू स्पीशीज में, उसे हम एनुअल फ्लावरिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज योर पीरियोडिक फ्लावरिंग। पीरियोडिक फ्लावरिंग का मतलब है कुछ पीरियड्स के अंतर्गत या कुछ समय के अंतराल में फ्लावरिंग देखी जाएगी। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, डेंड्रोकैलिमस स्ट्रिक्टस या बैम्बूसा बैम्बूस। यहाँ पर पीरियड लिखा हुआ है 30 to 70 ईयर्स में, 30 to 45 ईयर्स के अंतर्गत पीरियोडिक फ्लावरिंग देखी जाती है। स्पोराडिक फ्लावरिंग का मतलब है कि कोई पीरियड नहीं होगा, इरेगुलर वे में या इरेगुलर फॉर्मेट में फ्लावरिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल इज योर डेंड्रोकैलिमस हैमिल्टोनी। एंड द नेक्स्ट इज योर ग्रेगेरियस फ्लावरिंग। ग्रेगेरियस फ्लावरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही फ्लावरिंग होगी तो उसके पश्चात बैम्बू की जो स्पीशीज होगी वो मर जाएगी, वो डेड हो जाएगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी ने 2022 में भी इस पर क्वेश्चन पूछा था कि आखिरकार बैम्बूज ग्रेगेरियस फ्लावरिंग के बाद क्यों डेड हो जाते हैं। और जो ये फ्लावरिंग होगी वो वेव्स में होती है, यानी कि अगर एक स्पीशीज फॉरेस्ट के अंतर्गत किसी एक पर्टिकुलर बैम्बू स्पीशीज में फ्लावरिंग होनी शुरू हुई, ग्रेगेरियस फ्लावरिंग होनी शुरू हुई, तो उसके बाद फ्लावरिंग जितनी भी बैम्बू स्पीशीज होती है उस फॉरेस्ट रीजन में सब जगह पर फ्लावरिंग आना शुरू होती है। तो ऐसे में एक वेव की तरह फ्लावरिंग नजर आती है, और उसके बाद सारे के सारे बैम्बू स्पीशीज डेड हो जाते हैं। सो दिस इज योर ग्रेगेरियस फ्लावरिंग, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आखिरकार बैम्बूज क्यों मरते हैं फ्लावरिंग के पश्चात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों ऐसा होता है। 2 थ्योरीज है। पहली थ्योरी ये बोलती है कि सीड प्रोडक्शन जब होता है, जैसी फ्लावरिंग होती है उसके साथ सीड प्रोडक्शन होता है, और इस सीड प्रोडक्शन के अंतर्गत बैम्बूज को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और एक बार इतनी ज्यादा जब एनर्जी लग जाती है फॉर प्रोड्यूसिंग सीड्स, उसके बाद बैम्बूज के पास कोई एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नहीं बचती है, और इसलिए बैम्बू मर जाते हैं। नेक्स्ट है जो सेकंड थ्योरी है वो ये कहती है कि जैसे ही सीड्स बैम्बूज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं, बैम्बूज के जो पेरेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसलिए मर जाते हैं ताकि जो न्यू सीड्स हैं या जो न्यू प्लांट्स जो अब आने वाले हैं उन्हें बेहतर न्यूट्रिएंट्स मिले, कम कंपटीशन मिले, बेहतर स्पेसिंग मिले, ठीक तरीके से वाटर मिले, लाइट पेनिट्रेशन मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रोथ कर सके। सो टू डिक्रीज द कंपटीशन द पेरेंट बैम्बूज डाई। तो ये 2 डिफरेंट थ्योरीज है। यूपीएससी ने 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा था कि आखिरकार क्यों इस तरीके की चीजें दिखती है, बैम्बू क्यों मर जाते हैं आफ्टर फ्लावरिंग, तो वहां पर आपको ये दोनों थ्योरी लिखने की जरूरत थी। द नेक्स्ट इज योर रीजनरेशन ऑफ बैम्बूज। देखिए रीजनरेशन मेथड में जैसे भी हम लोग पहले ही पढ़ते आए हुए हैं सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज के अंतर्गत कि नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 टाइप्स के रीजनरेशन होते हैं। नेचुरल रीजनरेशन में हमने देखा था सीड्स के थ्रू रीजनरेशन होता है, तो वही चीज बैम्बूज में भी आएगी। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में सोइंग के थ्रू रीजनरेशन हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू रीजनरेशन हो सकता है, माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू रीजनरेशन हो सकता है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसके कुछ अगेन डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जांपल लाइक राइजोम कटिंग, देन राइजोम प्लांटिंग, कल्म प्लांटिंग, लेयरिंग एंड ऑफसेट्स। तो अभी हमने राइजोम देखा था क्या चीज होती है, और कल्म भी देखा था। तो वही चीजें यहाँ पर आएगी कि राइजोम को कट करके अगर उसे डायरेक्टली प्लांट कर दिया जाए तो राइजोम कटिंग से भी क्या होगा, बैम्बू सूख जाएंगे। वैसे ही राइजोम प्लांटिंग है। देन कल्म प्लांटिंग यानी कि जो बैम्बू की जो स्टेम है उसके थ्रू भी आप बैम्बूज का रीजनरेशन कर सकते हैं। देन लेयरिंग एंड देन ऑफसेट्स। सो दीज आर द डिफरेंट रीजनरेशन ऑफ बैम्बूज। आपसे यूपीएससी इसके एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको फिर भी रीजनरेशन मेथोडोलॉजीज पता होनी चाहिए, ताकि अगर कल को लिखने आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच बैम्बूज कैन बी रीजनरेटेड, तो आप एटलीस्ट ये फ्लो चार्ट बना के जरूर आ जाइएगा। देन हाउ टू एस्टैब्लिश अ बैम्बू प्लांटेशन। तो ये डिफरेंट स्टेप्स है कि कैसे बैम्बू प्लांटेशन किसी भी क्षेत्र में एस्टैब्लिश किया जाता है। फर्स्ट आपको साइट क्लियर करनी पड़ेगी, सेकेंड आपको इंसेक्टिसाइड्स अप्लाई करना पड़ेगा,
थर्ड, स्पेसिंग सही होनी चाहिए ताकि बैम्बूज को ग्रोथ अच्छे से मिल सके। फोर्थ इज योर प्लांटिंग, उसके बाद आप प्लांट करेंगे बैम्बूज को। देन वीडिंग, वीडिंग का मतलब है कि वीड्स को हटाना, कोई भी वीड्स अगर उग रही है ताकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो उस वीड्स को हटा दिया जाए ताकि कंपटीशन को कम कर सके। देन सॉइल वर्किंग, जरूरी है कि सॉइल्स में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो ताकि बैम्बूज को ग्रोथ मिल सके। देन योर प्रोटेक्शन, नेक्स्ट इज योर इरिगेशन। देन प्रूनिंग, प्रूनिंग इंपॉर्टेंट है। प्रूनिंग क्या होता है कि टेंडिंग ऑपरेशन ही है, यानी कि जो डेड बैम्बू स्पीशीज हैं उन्हें हटा देना या जो पर्टिकुलर स्टेम ठीक से ग्रोथ नहीं कर पा रही है उसे हटाना, काटना या छाटना ही प्रूनिंग होती है। क्लीनिंग एंड देन हार्वेस्टिंग। सो दीज आर द डिफरेंट methodologies how to establish a bamboo plantation। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इजी से हैं। देखिए जैसे मैंने 2022 में बताया था कि क्या क्वेश्चन पूछा था, व्हाई बैम्बूज डाई आफ्टर फ्लावरिंग, ये हाल ही के रिसेंट में ये क्वेश्चन पूछा है। देन 2016 में बैम्बूज बिकम द मेजर रॉ मटेरियल फॉर मेनी कॉटेज एज वेल एज कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज एक्सप्लेन। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जो हमने उसके यूटिलिटीज का एक स्लाइड देखी थी, बिल्कुल वही चीज़ आपको यहाँ पर समझा देनी है। लेकिन स्टैंड आउट कैसे करेंगे आप अपने आंसर को, जब आप एग्जाम्पल्स देंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि हर पॉइंट में एटलीस्ट एक एग्जाम्पल दें, या फिर ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे तो कम से कम एक आंसर में आपके 2 एग्जाम्पल होने चाहिए। देन द नेक्स्ट इज योर एक्सप्लेन रूट पैरासाइट रिलेशनशिप इन सैंटिलम एल्बम, तो ये भी ईजी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।